नमस्कार दोस्तों, मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया कि प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने ऐसा क्या लिखा जिसकी वजह से उनको जेल में डाल दिया गया और भाजपा के मंत्रियों को गिरफ्तारी से भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन भाजपा ने उनको बचा लिया। कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहने पर भी कोई जेल नहीं गया। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ, वहां से आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को किस तरह से मुसलमान होने के चलते उनको जेल में डाला गया। दोस्तों, इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हरियाणा की अशोका यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने जो लेख लिखा था, क्या उससे किसी भारतीय नागरिक को, किसी सेना के अधिकारी को, किसी देशभक्त एक्टिविस्ट को, यहाँ तक कि किसी बड़े मठ के उच्च पुजारी को भी कोई तकलीफ हुई? इसका जवाब है नहीं। तो फिर एफआईआर किसने करवाई? सारा का सारा झोल यहीं पर है दोस्तों, अली खान महमूदाबाद ने जो लेख लिखा वो अंग्रेजी में था, लंबा चौड़ा लेख था। उसमें से एफआईआर दर्ज करवाने के लिए लाइनें खोजी गई, उसका विस्तृत अध्ययन किया गया। उसके बाद 2 एफआईआर करवाई गई। आपको एफआईआर दर्ज करवाने वालों के नाम सुनकर के ही सारी की सारी कहानी अपने आप समझ में आ जाएगी। पहली एफआईआर हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने दर्ज कराई थी। रेणु भाटिया कौन है? भाजपा की नेता हैं, फरीदाबाद नगर निगम में डिप्टी मेयर भी रही हैं, अब राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। किसी भी राज्य महिला आयोग की सारी सदस्य और अध्यक्ष उस राज्य की सरकार ही बनाती है, जिसकी सरकार होती है। उसकी महिला नेताओं को महिला आयोग में भर दिया जाता है। तो महिला आयोग ने एक मुसलमान प्रोफेसर का लंबा चौड़ा अंग्रेजी में लिखा गया लेख पहले पढ़ा, फिर एफआईआर करवाई। दूसरी एफआईआर भी करवाई गई भाजपा की तरफ से। हरियाणा में एक गाँव है जठेरी, वहां के सरपंच और हरियाणा में भाजपा युवा मोर्चा के महासचिव योगेश जठेरी ने दूसरी एफआईआर दर्ज करवाई। यानी एफआईआर करवाने वाला महिला आयोग भाजपा का, दूसरी एफआईआर दर्ज करवाने वाले भी भाजपा के नेता, एफआईआर दर्ज करने वाली पुलिस भी भाजपा राज की, हरियाणा और देश में सरकार भी भाजपा की। 125 करोड़ आबादी वाले इस देश में प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के लेख से भाजपा राज में सिर्फ भाजपाई नेताओं को ही तकलीफ हुई और प्रोफेसर अली खान को जेल में डाल दिया गया। पहली एफआईआर जो भाजपा नेता ने करवाई उसमें धारा 196 आपराधिक साजिश, धारा 197 देशद्रोह, धारा 152 राष्ट्रीय अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य, धारा 299 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की मंशा से अपमान की धाराएं लगाई गई। दूसरी एफआईआर जो हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने करवाई उसमें धारा 353 सरकारी कर्मचारी के कर्तव्यों में बाधा डालना, धारा 79 महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य, धारा 152 राष्ट्रीय अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य, धारा 169 एक नोटिस की अवहेलना करना शामिल है। मैं इस बात को क्यों कह रही हूं दोस्तों कि प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को मुसलमान होने के कारण जेल में डाला गया, वो आपको अभी बता देती हूं। दोस्तों, जब भाजपा का मंत्री कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहता है, तब भी अगर भाजपा के नेता देश की बेटी के अपमान के लिए, देश की सेना के अपमान के लिए अपने मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते, तब समझ में आता कि भाजपा के नेता बहुत बड़े देशभक्त हैं। ये देश के खिलाफ, अपनी सेना के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम ने भारतीय सेना को मोदी के चरणों में नतमस्तक बताया था, तब अगर भाजपा के नेता सेना के अपमान करने वाले डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते, तब समझ में आता कि भाजपा के नेता बड़े भारी देशभक्त हैं। ये लोग देश और सेना के खिलाफ कुछ भी सुन नहीं सकते। तब तो सारे भाजपा नेता मुंह में दही जमाए बैठे रहे। एक भी राज्य की महिला आयोग की अध्यक्ष उठकर नहीं खड़ी हुई कि भाजपा के मंत्री ने हमारे देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहकर महिलाओं का अपमान किया है। मध्य प्रदेश में महिला आयोग को भी लकवा मार गया था। हरियाणा का महिला आयोग भी सो रहा था। भाजपा नेता कान में तेल डालकर गांधी जी के बंदर बन गए थे। लेकिन प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने लेख लिखा और उसमें सरकार से सवाल पूछे तो वो जेल में डाल दिए गए। सरकार से सवालों पर प्रतिबंध भारत पाक युद्ध के दौरान था। मैं मानती हूँ देश की बात थी, तब सही था, किसी ने कुछ नहीं पूछा। लेकिन भाजपा प्रोफेसर महमूदाबाद को जेल में डालकर सवालों पर हमेशा के लिए बैन लगवाना चाहती है। भाजपा को 7 तारीख से 11 तारीख के सवाल रहित वो 5 दिन बहुत रास आ गए हैं।
उसे लगता है कि देश में वही 5 दिनों वाला माहौल रहना चाहिए। खास तौर पर भाजपा की नफरती नीति का साथ न देने वाले लोग कुछ भी न बोल पाए, ऐसे संदेश दिए जाए जिससे सवालों को हमेशा के लिए खामोश किया जा सके। चलते चलते एक बार मैं आपको प्रोफेसर खान का लिखा हुआ हिंदी में पढ़कर वो लेख सुना देती हूँ, जिससे आपको भी मालूम चले कि ऐसा क्या भयानक और खतरनाक उन्होंने लिख दिया जिससे उनको जेल में डाल दिया गया। रणनीतिक दृष्टि से भारत ने वास्तव में एक नए चरण की शुरुआत की है, जिसमें पाकिस्तान में सैन्य और आतंकवादी यानी गैर राज्य तत्वों के बीच सीमा रेखा धुंधली हो गई है। किसी भी आतंकी गतिविधि की प्रतिक्रिया में अब पारंपरिक सैन्य जवाब मिलेगा और इसका सीधा दबाव पाकिस्तानी सेना पर है कि वो अब आतंकवादियों और गैर राज्य तत्वों की आड़ लेकर खुद को न बचा सके। पाकिस्तानी सेना ने काफी लंबे समय से गैर राज्य तत्वों का सैन्यकरण कर क्षेत्र को अस्थिर किया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश की है। यही ताकतें हालिया हमलों में भी इस्तेमाल की गई, पाकिस्तान में सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत पाक संबंधों की पारंपरिक धारणाओं को पूरी तरह पलट दिया है, क्योंकि अब आतंकी हमलों की प्रतिक्रिया सीधे सैन्य कार्रवाई से दी जाएगी और आतंकवादी और राज्य प्रायोजित तत्वों में कोई अंतर नहीं किया जाएगा। इस बदलाव के बावजूद भारतीय सशस्त्र बलों ने सावधानी पूर्वक ये ध्यान में रखा कि सैन्य या असैन्य ठिकानों पर हमला न हो, ताकि अनावश्यक टकराव न पैदा हो। संदेश स्पष्ट है, अगर आप अपने आतंकवाद की समस्या नहीं सुलझाएंगे तो हम सुलझाएंगे। दोनों पक्षों पर नागरिक जीवन की क्षति दुखद है और यही मुख्य कारण है कि युद्ध से बचना चाहिए। कुछ लोग युद्ध की वकालत करते फिर रहे हैं, जबकि उन्होंने न युद्ध देखा है, न किसी संघर्ष क्षेत्र में कभी रहे हैं। मॉक सिविल डिफेंस ड्रिल में भाग लेने से आप सैनिक नहीं बन जाते और न ही आपको उन लोगों के दर्द का अंदाजा हो सकता है जिन्होंने युद्ध या संघर्ष में अपनों को खोया है। युद्ध क्रूर होता है, इसका सबसे ज्यादा असर गरीबों पर होता है, जबकि इसका लाभ केवल राजनेताओं और रक्षा कंपनियों को मिलता है। इतिहास हमें यही सिखाता है कि युद्ध अपरिहार्य भले हो, लेकिन राजनीतिक संघर्ष कभी सैन्य हल से नहीं सुलझते हैं। मैं इस बात से खुश हूं कि कई दक्षिणपंथी कमेंटेटर कर्नल सोफिया कुरैशी की सराहना कर रहे हैं, पर शायद उन्हें उतनी ही जोर से उन लोगों के लिए भी आवाज उठानी चाहिए जो भीड़ की हिंसा, मनमाने बुलडोजर और बीजेपी की नफरत की राजनीति का शिकार बने हैं। महिला सैनिकों द्वारा अपनी रिपोर्ट पेश करने का दृश्य प्रतीकात्मक रूप से जरूरी था, लेकिन अगर वो धरातल पर हकीकत में तब्दील नहीं होता तो वो सिर्फ पाखंड है। जब एक मुस्लिम नेता ने पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा और पाकिस्तानियों ने उसे ट्रोल किया, तो भारत के दक्षिणपंथी ने कहा ये हमारा मुल्ला है। ये बात मजेदार लग सकती है, लेकिन ये दिखाती है कि कम्युनिज्म सांप्रदायिक सोच ने भारतीय राजनीति को किस हद तक प्रभावित किया है। मेरे लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस एक क्षणिक झलक थी, एक भ्रम और संकेत मात्र उस भारत की जिसने पाकिस्तान के निर्माण की मूल सोच को नकार दिया था। जैसे मैंने कहा, जमीनी स्तर पर आम मुसलमानों की हकीकत सरकार द्वारा दिखाए गए फ्रेम से अलग है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस ये भी दिखाता है कि एकता में बंधा भारत अपनी विविधता में पूरी तरह से एक विचार के रूप में मरा नहीं है। जय हिंद।